क्या होगा जब एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप मून मिशन पर जाता है, मगर स्पेस के खतरों के बीच वे एक एक करके मारे जाने लगते हैं और बचता है तो सिर्फ एक अकेला एस्ट्रोनॉट जो कि अब पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद पर फंस चुका था। अब क्या वो वहाँ से जिंदा बचकर पृथ्वी पर वापस से आ भी पाएगा? मगर उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इस चैनल की साई-फाई वीडियोस एंजॉय करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से चैनल को 50K सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद करें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2024 से होती है, जहां अभी साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी, जिसे शॉर्ट में कासा कहा जाता है, अभी अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मून पर रिसर्च के लिए भेज रही थी, जहां वे प्लान के मुताबिक सक्सेसफुली पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल भी गए। मगर जब वे मून के सरफेस पर लैंड कर ही रहे थे तब एक टेक्निकल ग्लिच के चलते उनका पूरा ही स्पेसक्राफ्ट अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि उसमें मौजूद सारे ही एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। अब इस दुखद घटना के बाद से पूरे 5 साल बीत चुके थे, जहाँ कोरियन स्पेस एजेंसी ने हार न मानते हुए अब फिर से अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने का प्लान बनाया है। अब ये 3 एस्ट्रोनॉट्स थे ली, चो और आखिर में हुआंग। अब चूंकि 5 साल पहले के इंसिडेंट से सभी लोग अभी तक सदमे में थे, तो इस बार सब कुछ ठीक रहे इसके लिए वे काफी ट्रेनिंग भी कर रहे थे। जहां मून मिशन पर जाने से पहले अब तीनों ही अपना संदेश कोरिया की आम जनता को देने लगते हैं। जहां पहले ली बताता है कि उसकी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है और जब वो चांद पर होगा तभी उसकी डिलीवरी होगी, तो वो मून पर बैठकर अपनी बेबी के लिए नाम सिलेक्ट करेगा। वहीं चो कहता है कि वो अपने परिवार को प्राउड फील करवाने के लिए मून पर जा रहा है। और आखिर में हुआंग का मून पर जाने का मिशन सबसे ज्यादा खास था। दरअसल 5 साल पहले हुए हादसे में जो एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे उनमें से एक हुआंग का पिता भी था। तो अब 5 साल बाद हुआंग अपने पिता के लिए मून पर जा रहा है ताकि उनके अधूरे सपने को पूरा कर सके। अब यहाँ से तीनों अपने स्पेसशिप से सक्सेसफुली पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल जाते हैं। मगर अब जब वे चांद के करीब पहुंचे ही थे तभी एक बेहद ही खतरनाक सोलर फ्लेयर उनके स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिससे कि स्पेसशिप को काफी ज्यादा नुकसान होता है और उनका सारा ही कम्युनिकेशन पृथ्वी के मेन बेस से टूट जाता है। वहीं अब ये खबर आम जनता में जाते ही हर कहीं इसी पर चर्चा होने लगती है, क्योंकि उनका पिछला मिशन भी पूरी तरह से फेल रहा था। वहीं स्पेस में ली और चो अब शिप के बाहर आकर फ्लेयर से हुए नुकसान को रिपेयर कर रहे थे ताकि उनका फिर से उनके मेन बेस से कॉन्टेक्ट हो सके। वहीं शिप के अंदर से नुआंग बाहर दोनों को निर्देश दे रहा था कि उन्हें क्या करना है। वहीं बाहर वे पाते हैं कि दरअसल उनके शिप के फ्यूल टैंक में उस फ्लेयर के टकराने से एक बड़ा लीक हुआ है और जब तक वे इसके बारे में कुछ भी सोच पाते तभी उसमें एक बहुत जोर का ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि चो, जिसने कि ये लीक ढूंढा था, वो वहीं मारा जाता है। वहीं कमांडर ली को भी इस धमाके से काफी चोट आई थी, हालांकि वो अभी भी सेफ्टी वायर के जरिए शिप से जुड़ा हुआ था। वहीं पृथ्वी पर मेन बेस को कुछ समय के लिए सिग्नल्स मिले थे, हालांकि वे स्टेबल नहीं थे, मगर उन्हें भी पता चल चुका था कि चो शिप में हुए ब्लास्ट में मारा गया है। वहीं अब शिप के अंदर मौजूद हुआंग जल्दी से बाहर ली को बचाने जाने लगता है, मगर कमांडर ली अब उसे बाहर से ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही घायल है और वो बच नहीं पाएगा और उसके लिए हुआंग को अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वे अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा उसने कम्युनिकेशन एंटीना को सही कर दिया है, तो सिस्टम रिबूट के बाद हुआंग पृथ्वी के मेन बेस से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। और यहाँ से अब ली हुआंग के लिए खुद की सेफ्टी वायर्स खोल देता है और खुद ही इस अंधेरे स्पेस में अपनी मौत का इंतजार करते हुए बह जाता है। वहीं ली के अनुसार हुआंग शिप को रिबूट करता है और जैसा कि उसने कहा था हुआंग का फिर से पृथ्वी से कॉन्टेक्ट हो चुका था, जहाँ वो अब उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि कैसे ली और चो दोनों ही मारे जा चुके हैं। वहीं उसका शिप भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, जहाँ बेस से उसे इंतजार करने को कहा जाता है जब तक कि वे सब मिलकर फैसला न कर ले कि उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि अब वो शिप पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वहीं अब नीचे पृथ्वी पर पूरे ही कोरिया में कोहरा मच चुका था, जहाँ साइंस मिनिस्टर कहता है कि वे लगातार 2 मिशन में फेल नहीं हो सकते और उन्हें कुछ तो करना ही होगा। वहीं बाकी के वैज्ञानिक भी अब आखिर में इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें पिछले वाले मून मिशन के हेड किम को बुलाना होगा, क्योंकि उसी ने दोनों मिशंस के सारे ही इक्विपमेंट्स को डिजाइन किया था। मगर पिछले मिशन के फेल होने के बाद उसने स्पेस एजेंसी को छोड़ दिया था, मतलब कि इनके हिसाब से जिसकी निगरानी में पिछला मिशन फेल हुआ और जिसमें सारे ही एस्ट्रोनॉट्स मारे गए, अब वही है जो कि उनके इस मिशन को बचा सकता है। अब यहाँ से जल्दी से किम को एजेंसी में बुला उन्हें सब कुछ समझाया जाता है, जहाँ शुरू में किम वापिस आने से मना कर देता है, क्योंकि उसी की वजह से पूरा पिछला मिशन फेल रहा था। मगर जब उसे पता चलता है कि इस मिशन में हुआंग फंसा हुआ है, जो कि पिछले मिशन में मारे गए एस्ट्रोनॉट का बेटा है, तो किम अब उनकी मदद को तैयार था। वहीं सभी वैज्ञानिक पाते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद से हुआंग के शिप का टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है, तो किम कहता है कि हुआंग को एक थ्रस्टर के इस्तेमाल से शिप को मून के ऑर्बिट में फायर करना चाहिए, और हुआंग ऐसा ही करता है, जिससे कि फाइनली शिप का बैलेंस सही हो जाता है और टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगा था। जहाँ किम कहता है कि उसके अगले आदेश तक हुआंग वही शिप में आराम करे। जहाँ वही हुआंग अब अपने पिता को याद करता है कि कैसे उनके जाने के बाद से उसका यही सपना था, मगर वो भी अब पूरा होता नहीं दिख रहा। वहीं बेस पर किम अपनी एक्स वाइफ मून को फोन
फोन करता है जो कि अब नासा में काम करती थी, जहाँ किम उसे मदद मांगता है कि नासा हुआंग को बचाने में उनकी मदद करे। मगर मून के अनुसार नासा कभी भी कोरिया के एस्ट्रोनॉट के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डालेगी। अब किम बात कर ही रहा था कि तभी उसे बताया जाता है कि हुआंग ने उनकी परमिशन के बगैर ही अपने शिप से अपने लैंडर को एक्टिवेट कर लिया है और वो अपने आप से ही मून पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ सब हुआंग को लैंडिंग करने से मना करते हैं क्योंकि शायद से लैंडर भी उस सोलर फ्लेयर से डैमेज हुआ हो। मगर हुआंग ये रिस्क लेने को तैयार था और वो कहता है कि अब वो इतनी दूर आकर चांद के इतने करीब आकर वापस नहीं लौट सकता। वही वो किम का ऑर्डर मानने से भी मना कर देता है क्योंकि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार कुछ हद तक किम भी था। वही हुआंग के अनुसार वो कोरिया के लोगों के लिए, अपने पिता के लिए ये रिस्क जरूर लेगा। और अब यही खबर कि हुआंग मून पर लैंडिंग करने जा रहा है हर ओर फैल चुकी थी। वही किम को एक और बुरी खबर पता चलती है कि जिस हिस्से पर हुआंग लैंडिंग की कोशिश कर रहा है वहां जल्दी ही एक बड़ा मीटेओराइट शावर आने वाला है, यानी कि अगर उसने लैंड कर भी लिया तो भी शायद से वो बच ना पाए। अब सोच कर देखो, इन्होंने ये मिशन प्लान करने में पूरे 5 साल का वक्त लिया, मगर पहले सोलर फ्लेयर उनके शिप से टकराई और अब ये मीटेओराइट शावर आने वाला है, तो पता नहीं किसने ये मिशन प्लान किया होगा। अब कोरियन स्पेस एजेंसी को मून मिशन के लिए इसरो से सीखना चाहिए था। खैर, अब हुआंग बड़ी मुश्किलों के बाद किसी तरह से मैनुअली मून पर सक्सेसफुली लैंड कर लेता है, जिससे कि अब पूरे कोरिया में हर तरफ सेलिब्रेट किया जाने लगता है। वहीं फाइनली हुआंग अब लैंडर से निकलकर चंद्रमा की धरती पर पैर रखता है और अब रेस्पेक्ट के लिए अपने साथ आए दोनों क्रू मेंबर्स जो कि मर चुके थे उनकी निशानियों को वहीं छोड़ देता है। वहीं वो कोरिया का झंडा लगाकर अब अपने मिशन के सारे ही काम पूरे करने लगता है। जहां वो चांद से सैंपल इकट्ठा करने के लिए एक रोवर से निकल पड़ा था, वहीं एक ड्रोन ऊपर से उस पर नजर रखेगा। वहीं चूंकि हुआंग ने लैंड तो कर लिया था, मगर वापस जाने के लिए उसके स्पेसशिप और लैंडर की लॉन्चिंग में प्रॉब्लम्स थी, तो किम अब बाकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उन्हें सोल्व करने की कोशिश करने लगता है। वहीं अब सरकार की तरफ से भी नासा से मदद की मांग की जाने लगती है ताकि वे हुआंग को मून से वापस लाने में उनकी मदद करें। वहीं किम की एक्स वाइफ मून भी नासा से हुआंग की हेल्प की बात करती है, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद हैं, मगर हायर ऑफिसर्स ये कहकर मना कर देते हैं कि हुआंग चांद के अभी जिस हिस्से में है वहां जल्दी ही काफी ज्यादा मात्रा में मीटेओराइट शावर होने वाले हैं, तो वे हुआंग के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान रिस्क पर नहीं डाल सकते। वहीं कोरिया की स्पेस एजेंसी भी पाती है कि नासा ठीक कह रही है और जल्दी वहां मीटेओराइट शावर आने वाला है। वहीं अब तक हुआंग रिपोर्ट करता है कि उसने मिशन से जुड़े हुए सारे ही सैंपल्स ले लिए हैं। वही उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी खोज भी कर ली थी, जहां हुआंग को मून के सरफेस के नीचे से जमे हुए पानी की बर्फ भी मिल गई है। मगर अब हुआंग पाता है कि उसके आसपास कुछ हलचल हो रही है और तभी अचानक से अब छोटे छोटे मीटेओराइट मून से आकर टकराने लगते हैं। यह बेस के कहने पर हुआंग अब जल्दी से एक रोवर में बैठ वहां से भागने लगता है, मगर कई सारे मीटेओराइट से बचने के बावजूद वो फाइनली एक की चपेट में आ ही जाता है, जिससे कि अब उसका रोवर एक क्रेटर में फंस गया था। वहीं बेस पर किम ने हुआंग के स्पेसक्राफ्ट के लिए एक नया कोड बना लिया था, जिससे कि वे अब बची हुई एनर्जी से हुआंग को पृथ्वी की ओर ला सकते थे। वहीं क्रेटर में फंसा हुआ हुआंग अब अपना ड्रोन बुलाता है, जिसकी मदद से वो फाइनली क्रेटर से बाहर निकल चुका था, मगर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था क्योंकि वो मीटेओराइट शावर के बीचों बीच खड़ा था। तो वो जल्दी से भागकर अब फाइनली अपने लैंडर तक पहुंच जाता है और जल्दी से अंदर आकर उसे लॉन्च कर स्पेस में मौजूद अपने स्पेसशिप तक जाने लगता है। और कुछ ही देर बाद वो स्पेसशिप तक पहुंच चुका था, जहां से वो सक्सेसफुली मैनुअल मोड से लैंडर को मेन शिप से जोड़ भी लेता है। मगर वो शिप में जा पाता उसके पहले ही एक मीटेओराइट अब उसके शिप से टकरा जाता है, जिससे कि वो बुरी तरह से टूटते हुए मून के ऑर्बिट में तेजी से घूमने लगती है। जहां किम कहता है कि हुआंग को मैनुअली लैंडर को शिप से अलग करना होगा, मगर शिप कुछ ज्यादा ही तेजी से घूम रहा था। वहीं इसी बीच अमोनिया गैस के लीक होने से हुआंग वहीं बेहोश हो जाता है और तभी उसका शिप उसके लैंडर समेत मून के सरफेस पर क्रैश हो जाता है। वहीं बेस पर भी सब जान चुके थे कि अब शायद से सब कुछ खत्म हो चुका है और फाइनली 4 घंटे किसी भी तरह के सिग्नल का इंतजार करने के बाद हुआंग को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं बाहर न्यूज में ये सब जान सभी काफी दुखी थे कि इकलौता बचा हुआ एस्ट्रोनॉट हुआंग भी अब मारा गया है। वहीं किम भी हुआंग के बारे में सुनकर काफी दुखी था कि तभी उसके पास नासा का एक मैसेज आता है, जिसमें नासा को हुआंग का एक हेल्प का मैसेज मिला था, जो कि शायद से हुआंग अपने बेस स्टेशन पर भेजने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये मैसेज नासा में मौजूद मून ने लीक किया था और चूंकि अब किम के पास उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी थी, तो वो अब घर से ही हुआंग से कॉन्टेक्ट करने लगता है, जहाँ से हुआंग बताता है कि वो सेफ्टी सिस्टम की वजह से क्रैश से बच गया है, मगर अब उसके लैंडर में पावर और ऑक्सीजन दोनों ही काफी कम बचे हैं। वहीं मीटेओराइट शावर अभी भी काफी तेजी से जारी था। अब किम उसे लैंडर के अंदर रहने को कहता है जब तक कि वे उसे वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। वहीं अब किम मेन बेस आ जाता है, जबकि एक एम्प्लॉई हुआंग का हेल्प मैसेज यूट्यूब पर वायरल कर देती है ताकि नासा पर उसकी मदद के लिए लोग दबाव बना सके। और होता भी ऐसा ही है।
जहां दुनिया भर के सारे ही लोग अब नासा पर मदद के लिए दबाव बनाने लगते हैं। वही नासा ऑफिशियल्स मून पर गुस्सा थे क्योंकि उसी ने हुआंग के हेल्प मैसेज के बारे में किम को बताया था, मगर अब वे उसे कुछ भी कहते उसके पहले ही उन्हें व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का कॉल आ जाता है। वही कोरियन एजेंसी ने अब तक लैंडर से कम्युनिकेशन कर लिया था, जहां साइंस मिनिस्टर अभी भी काफी गुस्से में थे क्योंकि अभी भी उनके पास हुआंग को चांद से निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, और अगर वो वही मारा गया तो आम जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं अब तक हर तरफ खबर फैल चुकी थी कि पब्लिक प्रेशर के चलते व्हाइट हाउस ने फाइनली नासा को हुआंग की मदद के लिए कंफर्मेशन दे दी है। अब यहाँ से मून अमेरिका के लूनर स्टेशन और कोरिया की स्पेस एजेंसी के बीच कॉन्टेक्ट करवा देती है, जिससे कि वे दोनों मिलकर अब हुआंग का रेस्क्यू मिशन प्लान करने लगते हैं। जहाँ हायर ऑफिशियल्स अब मून को नासा से सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उसी ने हुआंग की खबर बाहर लीक की थी, मगर वे बाहर कोई हंगामा भी नहीं चाहते थे। तो ये मिशन मून का नासा में आखिरी मिशन होने वाला था। अब यहाँ से अमेरिकन शिप मून के ऑर्बिट में आ चुका था, जहाँ से उन्हें हुआंग के लैंडर को अपनी शिप से डॉक करना था। अब हुआंग फिर से डैमेज हो चुके लैंडर को लॉन्च करने की कोशिशें करने लगता है, मगर अब मेल फंक्शन के चलते वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ किम जल्दी से हुआंग को लॉन्चिंग रोकने को कहता है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और हुआंग का लैंडर अब मून के सरफेस से टकराते हुए फिर से एक गहरे क्रेटर में जा गिरता है, जहां अब तक उसके डॉकिंग पोर्ट भी टूट चुका था। वहीं नासा का स्पेसक्राफ्ट भी और ज्यादा समय तक चांद के ऑर्बिट में नहीं रह सकता था, तो मून को भी ना चाहते हुए रेस्क्यू मिशन टालना ही पड़ता है। यहाँ से किंग हुआंग को संभालने की कोशिश करता है, मगर अब तक हुआंग बिल्कुल हार मान चुका था और यहाँ से अब वो मेन बेस पर सबको कन्फेस करता है कि उसके पिता को पहले मिशन पर जाने से पहले पता चल चुका था कि स्पेसशिप के एक इंजन में कुछ गड़बड़ है, मगर वे उसे इग्नोर कर मिशन पर चले गए और अपनी जान गंवा दी। अब किम यह हुआंग से कहता है कि उसे अभी भी पूरी बात का नहीं पता है। दरअसल उस मिशन के लॉन्च से एक दिन पहले हुआंग का पिता किम के पास आया था, ये कहने के लिए कि उन्हें इंजन ठीक होने तक मिशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए, मगर चूंकि किम उस मिशन पर सालों से काम कर रहा था और उस वक्त उन्हें लग रहा था कि शायद से उस गड़बड़ से कुछ नहीं होगा, तो किम ने जानबूझकर उस मिशन को ग्रीन लाइट दे दी क्योंकि वो कई सालों से इंतजार करते करते थक चुका था। और ये कहकर किम अब हुआंग से माफी मांगता है क्योंकि अगर वो उस दिन उसके पिता की बात मान लेता तो शायद से वो मिशन फेल ना होता और ना ही कोई मारा जाता। अब हुआंग फाइनली किम को माफ कर देता है और कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो हार नहीं मानेगा। अब मून भी ये सारी बातें सुन रही थी और वो अब किम से बात कर कहती है कि उसे एक नया प्लान सूझा है, और चूंकि वो नासा से वैसे भी सस्पेंड होने ही वाली थी तो वो अब उनकी मना करने के बावजूद कंट्रोल रूम में जाकर नासा के सारे एस्ट्रोनॉट से अपील करने लगती है कि पृथ्वी की सीमा के बाहर जाते ही वे किसी एक देश के नहीं रहते, तो उन्हें किसी भी हद तक जाकर हुआंग को बचाना चाहिए। वही किम और बाकी के वैज्ञानिक मिलकर अब हुआंग के लैंडर को फिर से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो किसी तरह से मून की ब्राइटर साइड तक जा सके, जहां से नासा उसे रेस्क्यू कर सकती है। और हुआंग ऐसा कर भी लेता है, जहां हुआंग अब फाइनली लैंडर से मून की ब्राइटर साइड पर आ चुका था, मगर अब उसे यहाँ फिर से लैंड करना था, मगर अब तक डैमेज होते हुए लैंडर की लैंडिंग फेल हो चुकी थी। तो अब हुआंग इसके लिए एक नया प्लान बनाता है और लैंडर से सारी ही निशानियां और मून के सैंपल लेकर अब वो स्पेस सूट के साथ कुछ ड्रोन्स को बांध लेता है और यहाँ से वो अब हैच खोलकर नीचे कूद जाता है, जहाँ कुछ देर गिरने के बाद जब वो सरफेस के करीब था वो अपने ड्रोन्स को एक्टिवेट करता है और फिर वो सरफेस से टकराते हुए गिरने लगता है और यहीं से मेन बेस से उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है, जिससे कि सब काफी डर गए थे। वहीं अब तक नासा का स्पेसशिप उसे लेने आ चुका था, मगर उन्हें अभी तक भी हुआंग की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, मगर हुआंग अभी भी होश में था और वो किसी तरह से हिम्मत करके अपनी लोकेशन भेज देता है, जिसे कि जान सभी काफी खुश थे कि हुआंग बच चुका है। और अब यहाँ से फाइनली नासा द्वारा हुआंग को सक्सेसफुली बचा लिया जाता है। वही हुआंग मून के सैंपल्स को सारी ही दुनिया भर की एजेंसी से शेयर करेगा, जहाँ दुनिया भर में हुआंग के बचने की खबर से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। अब कुछ दिनों बाद फाइनली हुआंग अपने देश पहुंचता है, जहाँ अब तक वो एक नेशनल हीरो बन चुका था, और यहाँ से वो सभी को बताता है कि कैसे वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स जो कि मिशन पर मारे गए थे उन सभी की निशानियां उनके परिवार के लिए लाया है। वहीं जो खोज उसने मून पर की थी वो सारी जानकारियां उन्हें पूरे विश्व की एजेंसियों से शेयर करनी चाहिए। वहीं अब दुनिया भर की सारी ही स्पेस एजेंसी ने अब एक साथ मिलकर आगे से काम करने का फैसला किया है। वहीं मून को भी अमेरिका में नासा का हेड बना दिया गया था, जिससे कि वो नासा की पहली फीमेल हेड बन चुकी थी। और आखिर में फाइनली हुआंग किम से मिलता है, जहां दोनों ही ये जान काफी ही खुश थे कि अब से हर बच्चे के अंदर स्पेस में जाने की उमंग जाग चुकी है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।